तो ये अपना एनसीईआरटी का भी पहला चैप्टर है, बहुत ही आसान चैप्टर है, सबसे घटिया चैप्टर यही है अपने पूरे 2 साल का। सारा डेफिनेशन का खेल है इसमें, बस तुम्हें ये याद रखना है कि क्या क्या चीज है, और मतलब डेफिनेशन है बहुत सारी। तो लिखो डेफिनेशन, लिखो पहले इसकी सेट की। अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड distinct objects is called a set। ठीक है, तो इसमें हर वर्ड जरूरी है समझना। अगर तुम्हारे पास एक कलेक्शन है वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की, उसको सेट बोलते हैं। पहले तो चलो बाकी चीज भी लिख लो। अ सेट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय a capital letter। जैसे मान लो कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। नॉर्मली किसी भी सेट को लिखने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैपिटल लेटर्स का यूज करते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो। ये तो इसकी डेफिनेशन है, ये इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं बस। द ऑब्जेक्ट्स ऑफ अ सेट आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट्स। किसी भी सेट में जो ऑब्जेक्ट्स आ रही होंगी, अभी लिख के बताऊंगा, एग्जांपल बताऊंगा क्या कहना चाहते हैं। जो भी उसमें ऑब्जेक्ट्स आ रही होंगी, ऑब्जेक्ट से हमारा मतलब है, मैथ्स पढ़ रहे हैं तो मैथ्स में नॉर्मली हमारा मतलब होता है नंबर्स से। ठीक है, और अगर तुम इन जनरल बात करो तो इन जनरल तुम्हारे पास अल्फाबेट्स भी आ सकते हैं, नाम भी आ सकते हैं, कुछ भी आ सकता है, शहरों के नाम, आदमियों के नाम, कुछ भी। तो जो वो ऑब्जेक्ट्स आएंगी उसको इसका बोलते हैं एलिमेंट्स। ठीक है, द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमास and are enclosed in curly brackets। ये तो ये है। तो जैसे एग्जांपल देखते हैं इसके। जैसे मैं तुम्हें मान लो बोल दूं कि मुझे ए सेट बनाना है, क्या बताया अभी, सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब मान लो मैं तुम्हें बोल दूं कि मुझे ऐसे प्राइम नंबर्स चाहिए। प्राइम नंबर पता है सबको, ऐसे नंबर जो या तो 1 से डिवाइड हो या सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो। जो प्राइम नहीं होते उनको क्या बोलते हैं, कंपोजिट। इकलौता इवन प्राइम नंबर कौन होता है, 2। अब मान लो मैं तुम्हें बोल दूं कि मुझे ऐसे प्राइम नंबर चाहिए जो 10 या 10 से छोटे हो, तो कौन कौन से प्राइम नंबर है। 1 होगा, पहली बात तो ये बताओ, क्योंकि 1 ना तो प्राइम होते ना कंपोजिट होते। शुरुआत कहां से होगी, 2 से। फिर कोमा लगाओगे, द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कोमास। फिर कौन आएगा, 3, फिर 5, 7, इसके अलावा बस। तो ये हमारे पास कलेक्शन आ गया। अब ये कलेक्शन है, किस चीज का कलेक्शन है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स है। मतलब हमें पता है कि क्या चीज आएगी और क्या चीज नहीं आएगी, शक नहीं है कहीं पर भी। जैसे अगर मैं तुमसे बोल दूं 11 आएगा ही नहीं आएगा, इसमें, इस कलेक्शन में 11 होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि मुझे नंबर चाहिए 10 या 10 से छोटे, लेकिन 11 क्या है, 10 से बड़े, तो ऑब्वियसली इसमें नहीं आएगा। अच्छा 8 आएगा इसमें, क्योंकि 8 10 से छोटा है लेकिन प्राइम नंबर नहीं है। तो कलेक्शन बन गया। सारी की सारी जो ऑब्जेक्ट्स हैं, सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं, वो क्या है, डिस्टिंक्ट है, अलग आ रहे हैं, कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं कर रहा। तो इस कलेक्शन को ही हम क्या बोलते हैं, सेट बोलते हैं। एलिमेंट्स को कोमा से सेपरेट कर दिया, और किसके साथ एनक्लोज करेंगे, करली ब्रैकेट्स। मतलब ये करली ब्रैकेट्स लगा दो, ये तुम्हारे पास सेट तैयार हो गया। बस ये काम करना है अपने को। पल्ले पड़ रही है बात, ये सेट को लिखने का तरीका होगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। इफ एन एलिमेंट स्मॉल ए belongs to the set capital A, then we write। अगर कोई एलिमेंट है वो ए सेट को बिलोंग कर रहा है, मतलब उस सेट में है वो, तो उसको लिखने का तरीका,
स्मॉल ए बिलोंग्स टू ए। याद करो ये पहले भी हमने बात करी है इसके बारे में, ऐसे सिंबल यूज किया हुआ है ना हमने। इस सिंबल का मतलब क्या बताया हुआ है? बिलोंग्स टू। जहां पर तुमने बेसिक मैथ्स के नोट्स बनाए हैं उसी नोटबुक में बनाते रहना, क्योंकि वो बेसिक मैथ्स बाद में मेरे लिए भी काम आएगी। अदरवाइज राइट। अच्छा अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा? जैसे इक्वल टू में काट देते ना, तो बोल देते नॉट इक्वल टू, तो इसको क्या बोलोगे? ये। इसको पढ़ने का तरीका, ए बिलोंग्स टू सेट ए। इसको पढ़ने का तरीका, ए डज नॉट बिलोंग टू सेट। तो अगर मैं तुमसे पूछ लूं कि टू है, टू ए सेट को बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहा? सही है। अच्छा ये सही है, तो क्या करना पड़ेगा? तो एट डज नॉट बिलोंग टू द सेट ए। सही है, कोई दिक्कत है पूछ लो। तो अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, वेल डिफाइंड से हमें पता चलता है कि कौन आएगा कौन नहीं आएगा। डिस्टिंक्ट, कोई भी नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, ऐसे कलेक्शन को सेट बोलते हैं। कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे, जो ऑब्जेक्ट्स आ रही हैं उनको एलिमेंट्स बोलेंगे, कर्ली ब्रैकेट वगैरह लगाते हैं, वो सब बातें। ठीक है, तो वही एग्जांपल तुम्हें करवा देता हूं जो उनको करवाए थे। एक चीज और लिख लो, इन अ सेट द ऑर्डर ऑफ द एलिमेंट्स डज नॉट मैटर। मतलब सेट में ये फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन सा नंबर पहले लिख रहे हो कौन सा बाद में लिख रहे हो, ऑर्डर का मतलब उसकी अरेंजमेंट। जैसे मान लो तुमने क्या करा, अब टू बाद में लिख दिया, थ्री पहले लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारा सेम है। आगे कौन आ रहा है पीछे कौन आ रहा है कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मेरा सवाल तुमसे ये, मान लो मैं बोल दूं एक कलेक्शन बनानी है मुझे, कि इस क्लास में जो पढ़ने में अच्छे बच्चे, मुझे इस क्लास के उन बच्चों का कलेक्शन बनाना है जो पढ़ने में अच्छे हैं। ये सेट होगा या नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? हम्म, क्या अलग अलग? वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि पढ़ने में कौन अच्छा है या कौन बुरा है वो सब्जेक्टिव हुआ। जिसके 40% मार्क्स आते हैं उसके लिए 60% मार्क्स वाला, एक तो ये जो पेन वाला भाई ये बंद करो, 60% जिसके मार्क्स आते हैं उसके लिए 70% मार्क्स वाला पढ़ने वाला बच्चा। लेकिन जिसके 90% आते हैं उसके लिए 70% वाला क्या है? पढ़ने वाला बच्चा नहीं है, नहीं पढ़ता वो। तो पढ़ना, पढ़ने में अच्छा होना या पढ़ने में बुरा होना, ये रिलेटिव चीज हुई, सब्जेक्टिव चीज हुई। सब्जेक्टिव का मतलब जिस आदमी से पूछोगे उसके हिसाब से डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। तो इसका मतलब वेल डिफाइंड नहीं है ना। अब मान लो मैं कहूं कि ये बच्चा है, ये बच्चा रखना है या नहीं रखना, पता ही नहीं हमें, जिससे पूछेंगे वो अलग अलग आंसर देगा, तो इसका मतलब वो कलेक्शन सेट नहीं होगा। लेकिन यहां पर क्या था, हमें पता था कि कौन नंबर आएगा कौन नहीं आएगा। इसी तरीके से मान लो मैं तुम्हें बोल दूं कि इस क्लास में जितने भी टोल बच्चे हैं, जितने भी हाइट में टोल हैं, उन सबका कलेक्शन सेट होगा या नहीं होगा? टोल फिर रिलेटिव हो गया। अगर एक बोने से पूछोगे तो 5 फीट वाला आदमी बहुत लंबा है, लेकिन अगर एक भिक्षु से पूछ लो उसके लिए 5 फीट वाला तो बिल्कुल ही बोन है। तो सब्जेक्टिव हुआ ना सब कुछ, इसका मतलब सेट नहीं है। लेकिन मैं इसी चीज को ये बोल दूं कि मुझे वो बच्चे चाहिए जिनकी हाइट 5.5 फीट से ऊपर है, अब सेट हो गया। क्योंकि या तो तुम्हारी हाइट 5.5 फीट से ऊपर है या नहीं है, वो सब्जेक्टिव नहीं है। वो पूरी जनता से पूछ लो, 6 करोड़ 600 करोड़ 700 करोड़ जितने भी लोग हैं, हर किसी का जवाब ये होगा कि ये 5.5 फीट का है या नहीं है, तो वो क्या होगा? सेट। तो इस चीज का ध्यान रखना है। तो सवाल लिख लो, आइडेंटिफाई which of the following is a set, which of the following is a set। तुम्हें बताना है इनमें से कौन सेट है और कौन नहीं है। पहला है द कलेक्शन ऑफ, अच्छा तुम्हें जेनेसिस की तरफ से कोई आईडी मिली हुई है ऑनलाइन लेक्चर्स देखने के लिए? तो तुम्हारे पास वही है कि ग्रुप में जो आ गया मैसेज वही? तो भाई फिर एक काम है, देखते हैं जैसा होगा, क्योंकि एक तो इसमें लेक्चर अच्छे नहीं डिकोड होते, कैमरा उतना अच्छा नहीं ऑब्वियसली, कर्व्ड आता है और ये सब बात थी। दूसरी बात दोबारा एडिट करने पड़ेंगे, तो ऊपर वाले जो बैच है नॉन मेड वाला जो पहले से चल रहा है तुमसे, उसके जो लेक्चर अपलोड हुए हैं मैं उन्हीं का लिंक भेजता रहूंगा।
जैसे कुछ उनके लेक्चर सेट्स के शुरू के एडिट नहीं हुए थे, अपलोड नहीं हुए थे, तो वो तो तुम्हारे वाले जाएंगे। बाकी जो लेक्चर्स हैं वो उनके अपलोड हो चुके हैं, तो वो भेज दिया करूंगा मैं। ठीक है, तो वो तुम देख लिया करना। और सब कुछ सेम होगा, एक आध शब्द इधर उधर हुआ तो उसमें टेंशन लेने की तुम्हें जरूरत नहीं है। द कलेक्शन ऑफ, आंसर कोई नहीं बोलेगा जब तक मैं पूछूंगा। ऑल द डेडलीस्ट एनिमल्स इन द वर्ल्ड। सेकेंड पार्ट लिखो, द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 100। अभी केमिस्ट्री की हुई थी, फिजिक्स की हुई थी? द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 100। द कलेक्शन ऑफ ऑल द रिवर्स इन द वर्ल्ड। फोर्थ लिखो, द कलेक्शन ऑफ all the poor people in a city. All the poor people in a city. The collection of all the letters. पांचवा पार्ट। एक तो भाई एक चीज अब सुन लो पहले, अब वही अभी तक तो फिजिक्स वाला चल रहा था, लेकिन अब मैथ्स वाले के लिए मैं कतई सीरियस हूँ। कुछ चीजें क्योंकि टेंथ में जो एनसीईआरटी डिजाइंड है, मैं पहले भी शायद बोल चुका हूँ, बहुत घटिया तरीके से डिजाइंड है। कुछ चीजें बहुत प्यारी लिखी हुई हैं जो स्कूल में पढ़ाई नहीं आती किसी भी कारणवश, या पेपर में नहीं पूछी जाती। लेकिन बाकी जो उसका कंटेंट है वो उतना अच्छा नहीं है। उतना अच्छा मतलब बहुत कम दिया हुआ है। तो इस वजह से हो सकता है कि मैं कभी कोई भी कोई चीज बोल दूं और कभी कभी हम हमारे दिमाग से भी स्किप हो जाती है कि टेंथ वाले बच्चे को नहीं पता होती। तो अगर तुम्हें कोई भी नई चीज सुनने को मिले कि मैं बोल दूं और तुमने वो सिंबल नहीं देखा कभी, या तुमने वो बात नहीं सुनी कि जैसे मान लो मैं ये बोल दूं कि पॉजिटिव नंबर को ग्रेटर देन 0 बोलते हैं, ये बात मैंने बता रखी है। मान लो अब ऐसी चीज तुमने नहीं सुनी कोई, या नहीं समझ में आ रही, तो साथ के साथ पूछ लिया करना। मतलब मुझे हमेशा याद नहीं रहेगा कि तुम टेंथ में पढ़ कर आए हो या नहीं पढ़ कर आए, तो तुम्हारी जिम्मेदारी है पूछना। दूसरी बात, जो भी हम, जैसे ये तो मैंने प्रॉपर मैं लिखवा रहा हूँ, बोर्ड पर लिख रहा हूँ स्टेटमेंट बनाकर, वो तो तुम नोट करोगे ही करोगे। कभी भी तुम्हें ऐसा लगे कि ये अजीब सी चीज है, नई चीज है, जो मैंने स्टेटमेंट बनाकर नहीं लिखवाई, तो अपने आप अपनी लैंग्वेज में मार्जिन में कहीं पर साइड में हिंदी में इंग्लिश में जैसे लिखना चाहो तो लिख लेना। जैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं उसमें कुछ ट्रिक्स आती हैं कि इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ये काम कर सकते हो, तो सॉल्यूशन तो लिख ही दिया। उस ट्रिक को अगर तुम्हें जरूरत महसूस हो रही है तो अपने आप अपनी लैंग्वेज में लिख लो। ठीक है, तो ये चीजें शुरू से सही रखना, नोट्स प्रॉपर बन जाएंगे। और नोट्स का ही सारा खेल है कि अगर नोट्स ढंग से आते हैं, समझ में आते हैं, याद है, तो सिलेक्शन तो उतने में ही हो जाएगा। रैंक भले ही ऊपर नीचे है, सिर्फ नोट्स से सिलेक्शन हो जाएगा, ये मैं गारंटी देता हूँ। अगर नोट्स ढंग से पढ़ लो, एक एक चीज तुम्हें समझ में आ रखी है, और इवन अच्छी रैंक भी आ जाएगी। तो नोट्स सबसे ज्यादा जरूरी है इन पूरे 2 साल में। तो अपने ढंग से लिखना, कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और जितना हो सके उतने डिटेल्ड नोट्स बनाना। चलो बताओ हर किसी के बारे में, कौन सेट है कौन नहीं है। अपने अपने आंसर निकाल लो, फिर मैं पूछता हूँ। और मैंने आज पढ़ा दिया, इसका मतलब मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि नेक्स्ट क्लास जो होगी उसमें तुम नोट्स पढ़कर आओगे और तुम्हें सब कुछ आता है। वो भले ही तुम्हें नोट्स एक बार पढ़ने पड़े चाहे 50 बार पढ़ने पड़े, वो मेरी टेंशन नहीं है ना। मैं डिसाइड करूंगा कि कितनी बार पढ़ना है। अब नेक्स्ट क्लास में ये बहाना नहीं होना चाहिए कि सर मैंने पढ़े तो थे नोट्स, लेकिन याद नहीं है मुझे, भूल गया। वो चाहे तुम्हें 50 बार पढ़ने पड़े, वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है, समझ रहे हो, कुछ पल्ले पड़ रही है बात? क्योंकि भाई शुरू से सीरियस रहोगे तभी अच्छी रैंक आती है, बाद में नहीं तो पुराना कवर करने में निकल जाते हैं।
हाँ कौन बताएगा भाई, खड़ा हो, पहला वाला बता, सेट है या नहीं तेरे हिसाब से? नहीं है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द डेडलीस्ट नहीं है। किसी को डाउट हो कि क्यों नहीं है? डेडलीस्ट एनिमल्स है, सबसे खतरनाक जानवर, रिलेटिव वो। अब हो सकता है तुझे चूहे से डर लगता हो, उससे ना लगता हो सकता है तुझे शेर से, अब बियर ग्रिल से उसको नहीं डर लगता, कि उसको कोबरा से भी नहीं लगता, लेकिन तुझे तो लगता है ना। तो सब्जेक्टिव काम हुआ। किसी के लिए कोई किसी जानवर से डर लग सकता है, किसी से नहीं लग सकता। तो सब्जेक्टिव जहां पर भी आएगा तो वेल डिफाइंड नहीं है। मतलब तू चूहे के बारे में पूछेगा तो अलग अलग आदमी अलग अलग जवाब देगा, तो इसका मतलब सब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो सेट नहीं है। हाँ तो डेडलीस्ट में भी तो भाई यही है ना, डेडलीस्ट में क्या है, सब्जेक्टिव ही तो हुआ वो भी। डेडलीस्ट टाइगर द लायन तो हमेशा ही डेडली होता। हाँ लेकिन अब स्नेक को क्या बोलेगा, या चूहे को क्या बोलेगा? चूहे से भी लोग मरते हैं, चूहों ने प्लेग फैला रखी, ठीक है। या गाय है, गाय को क्या बोलेगा? डेडली बोलेगा ही नहीं बोलेगा? नहीं बोलेगा, लेकिन उससे पूछ जिसने जिसको सिंग मार के गाय ने मार रखे। या एक हर्ड आया गायों का, काउस का, और उन्होंने किसी को टेम्पल कर दिया, उसके लिए तो बहुत डेडली है ना। अब मच्छर है, मच्छर डेडली है या नहीं है? अब जिस कंट्री में नहीं है, वो कंट्री वाले तो कह रहे हैं कि ठीक है, मच्छर से क्या दिक्कत है, लेकिन जहां पर मलेरिया डेंगू फैलता है वो डेडली है। सब्जेक्टिव हुआ ना वो सारा काम, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, कौन बताएगा? हाँ भाई तू बताओ। सेट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स ग्रेटर देन 100 सेट है, क्योंकि हमें पता होगा ना कि कौन 100 से बड़ा है कौन नहीं है। नेचुरल नंबर्स पता है सबको, काउंटिंग नंबर्स, तो हमें पता है कि किसको रखना है किसको सेट में नहीं रखना, तो सेट है। तीसरे वाला बताओ, लास्ट फोर्थ वाला, पुअर होना या रिच होना वो सब्जेक्टिव है ना, किसी के हिसाब से अमीर गरीब डेफिनेशन चेंज हो जाती है। ऑल द लेटर्स ए बी सी डी एफ जी एच ये आएंगे सब, जिस लैंग्वेज के बारे में बात करें सेट है। ऑब्वियसली ये सवाल नहीं होते, ये आईआईटी भूल के भी नहीं पूछ सकता, मतलब उस दिन वो तो कहते हैं ना कि मतलब छोड़ो छोड़ो, मतलब नर्क में पहले बर्फ जम जाएगी कि आईआईटी से सवाल पूछे उससे पहले। तो ये सवाल नहीं आएंगे, बस इनको देने का पर्पस ये था कि तुम्हें ये पता लग जाए कि वेल डिफाइंड और उसमें फर्क क्या है, उसके एग्जांपल से, ठीक है। अच्छा वही जैसे मैं कह रहा था, पढ़ने वाले बच्चे अगर मैं पूछ लूं तो सेट नहीं है, लेकिन अगर मैं पूछ लूं 70% से ऊपर जिनके मार्क्स आते हैं, सेट। तो उसमें पता है कि किसको इंक्लूड करना है किसको नहीं करना, ठीक है। इसके बाद देखो सम स्टैंडर्ड सेट्स, कुछ स्टैंडर्ड सेट्स हैं, उनके स्टैंडर्ड सिंबल हैं जो हमें याद रहनी चाहिए। सम स्टैंडर्ड सेट्स, तो इसमें सबसे पहले आता है कैपिटल एन। कैपिटल एन का मतलब होता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर लिखो इसका मतलब, नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं। कहां से शुरुआत होती है? 1 से। 1 के बाद 2 3 4 कहां तक जाएगा? तो डोटी डॉट 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 कर दो और ये सेट हो गया, कर्ली ब्रैकेट्स लगाती, क्या बन गया? सेट। तो इस सेट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं अपने? कैपिटल एन से। तो अगर मैं कभी भी तुम्हें बोल दूं और आगे बोलता रहूंगा बार बार, x बिलोंग्स टू कैपिटल एन, इसका मतलब क्या? x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, मतलब x एक नेचुरल नंबर है, ठीक है, ये बात का ध्यान रखना। n के बाद, नेचुरल नंबर के बाद कौन आता है? होल नंबर। तो w सॉरी w से हम रिप्रेजेंट करते हैं होल नंबर्स को। होल नंबर कहां से चालू होते हैं? 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन। अच्छा होल नंबर के बाद कौन आता है? कौन सा सेट आता है? इंटीजर्स। इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? जेड से। या तो जेड से या फिर आई से, तुम्हारी इच्छा है। ये नहीं कि पूरा सिंबल है ये, या तो जेड से करो या आई से करो। ये आते हैं इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं? 0 होता है इंटीजर, +-1 +-2 +-3, कहां तक जाएगा? +-इंफिनिटी तक, ये होता है इंटीजर्स। इसमें एक आता है जेड नोट। जेड नोट का मतलब होते हैं सारे इंटीजर्स एक्सेप्ट 0। जेड नोट का मतलब क्या हुआ? जेड का मतलब इंटीजर्स और नोट का मतलब एक्सेप्ट 0, ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 0।
तो 0 को हटा दो, जो बच गया वो z नोट है, मतलब +-1 +-2 +-3 एंड सो ऑन। फिर एक आता है z प्लस। अब z का मतलब क्या है? इंटीजर है। प्लस का मतलब क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। और पॉजिटिव इंटीजर्स को ही क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर। एक ही बात होगी, क्योंकि सिर्फ पॉजिटिव लेनी है तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा एंड सो ऑन। और यही सेट क्या था? नेचुरल नंबर्स। तो नॉर्मली z प्लस कम लिखते हैं, n ही लिखना प्रेफर करते हैं। लेकिन z माइनस की बात करें, z माइनस का मतलब ऑल नेगेटिव इंटीजर्स। -1 -2 -3 एंड सो ऑन। अच्छा, q का मतलब क्या होता है पता किसी को? q रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स कौन होते हैं? कौन बताएगा? हाँ भाई खड़ो, बता क्या होते हैं रैशनल नंबर्स? सही बात है, बैठ जाओ। ऐसे नंबर्स जिनको p अपॉन q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पर p और q के इंटीजर्स, को प्राइम इंटीजर्स नहीं, याद होगा। और q क्या नहीं होना चाहिए? 0, क्योंकि डिनोमिनेटर में 0 आ गया तो वहीं पर काम गड़बड़ हो गया अपना। तो डेफिनेशन लिखवाऊं या लिख लोगे? या लिख लो एक मिनट रुको। मतलब इसको लिखना चाहो तो इस तरीके से लिख लोगे, p और q है बिलोंग्स टू i। इसका मतलब क्या है? p और q इंटीजर है। इसको इस तरीके से लिखते हैं, थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। p अपॉन q, जहां पर p और q इंटीजर्स हैं और q 0 के इक्वल नहीं है। अच्छा, को प्राइम इंटीजर कौन बताएगा? हाँ भाई बता, को प्राइम इंटीजर क्या होता है? जिनका फैक्टर, ठीक है, ऐसे दो नंबर जिनको सिर्फ और सिर्फ 1 डिवाइड करे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जिनका 1 हो वो को। सबको डेफिनेशन पता है? लिखवाऊं? जिसको नहीं पता मैं बोल रहा हूँ, मार्जिन में लिख लो। को प्राइम नंबर्स लिखकर लिख लो, टू नंबर्स, या इस तरीके से लिख लो, इफ द HCF ऑफ टू नंबर्स इज 1, then the numbers are called co-prime numbers. If the HCF of two numbers is equal to 1, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा नंबर जो दोनों को डिवाइड करे वो 1 है। If the HCF of two numbers is 1, then the numbers are called co-prime numbers. अच्छा, co-prime होने के लिए नंबर्स का प्राइम नंबर होना जरूरी है? नहीं है। जैसे मान लो 8 है और 9 है, ना तो 8 प्राइम नंबर है ना 9 प्राइम नंबर है, लेकिन दोनों को प्राइम है, क्योंकि 8 और 9 को कोई भी नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करता हो, एक्सेप्ट 1 ऑब्वियसली, तो को प्राइम नंबर है। अच्छा, एक प्राइम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। 8 और 7 है, 8 और 7 में से एक प्राइम, एक कंपोजिट है, और दोनों का HCF 1 है, यानी को प्राइम नंबर है, और दोनों प्राइम होंगे तब भी ठीक है। ट्विन प्राइम नंबर्स पता है क्या होते हैं? ट्विन प्राइम नंबर्स, चलो इसकी डेफिनेशन लिखवा देता हूं, पहले बाकी के सेट्स लिख लो। क्यू आ गया रैशनल नंबर्स, क्यू डैश या फिर क्यू सी, दो तरह के होते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं इरेशनल नंबर्स। और इसका मतलब तुम्हें पता ही होगा, जो रैशनल नहीं है वो इरेशनल है, जो इरेशनल है वो रैशनल नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ा कौन आता है? आर। आर का मतलब रियल नंबर्स। रियल नंबर्स में जो भी नंबर तुम सोच सकते हो, आयोटा मत बोल देना, जो भी नंबर तुम सोच सकते हो जो लिखा जा सकता है, जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू है, वो किस में आएगा? रियल नंबर में आएगा, ठीक है। देखो वो ये थोड़ा घटिया चैप्टर है, मैथ्स का बहुत कम है, डेफिनेशन लिखते जाओ बस। अच्छा, अगर मैं आर नोट लिख दूं तो ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, तो लिख लो साइड में कहीं पर। सेट का टॉपिक नहीं है वो, लेकिन फिर भी कभी अगर बोल दे तो हमें एटलीस्ट पता हो। देखो ट्विन प्राइम नंबर्स,
two prime numbers whose difference is 2 are called twin prime numbers. जैसे अगर एग्जांपल देनो, सबसे पहला एग्जांपल होता है वैसे 3 and 5, 3 और 5 दोनों प्राइम नंबर्स हैं और दोनों का डिफरेंस 2 के, तो ट्विन प्राइम नंबर्स हैं। और क्या एग्जांपल हो सकते हैं? 5 and 7, 11 13, 17 19, 29 31, बहुत सारे हैं, 41 43। ठीक है, क्लियर नोट? अब किसी भी सेट को लिखने के हमारे पास दो बेसिक अलग अलग तरीके, एक होता है सेट बिल्डर मेथड, एक होता है रोस्टर मेथड। वो लिखो, methods of writing a set। पहला है रोस्टर मेथड, या इस चीज को लिस्टिंग मेथड भी बोलते हैं। In this method, we write the elements of the set। इस मेथड में हम जो भी एलिमेंट्स सारे हैं सेट के वो लिख देते हैं, बस इतना है। ठीक है, फर्क समझ में आ जाएगा। अभी तक जैसे हम जो मेथड यूज कर रहे हैं वो कौन सा मेथड है? रोस्टर मेथड या लिस्टिंग मेथड, क्योंकि जो भी एलिमेंट आ रहे हैं उनको लिखते जा रहे हैं। ठीक है, सिवाय इसके, इसमें नहीं लिखा हमने, इसमें हमने एलिमेंट्स नहीं लिखे ना, क्योंकि रैशनल नंबर कितने आते हैं? इनफाइनाइट हो सकते हैं, 1/2 1/3, उनको लिखने का कोई तरीका नहीं है एक्सप्रेस करने का। तो ये कौन सा मेथड हुआ? सेट बिल्डर मेथड। और ये सारे लिस्टिंग मेथड चल रहे हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स देख लो। फॉर एग्जांपल, मान लो मैं बोल दूं ए सेट है, ए सेट में मैं बोल दूं द परफेक्ट स्केयर्स which are less than 50। अब मान लो मैं तुम्हें बोल दूं कि मुझे वो परफेक्ट स्केयर्स चाहिए जो 50 से छोटे हैं, कौन कौन आएगा? 1 आएगा। 1 परफेक्ट स्केयर होता है 50 से छोटे, 4 आएगा। एक काम कर लेना, मैंने थोड़ी गड़बड़ कर दी, द परफेक्ट स्केयर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स लिखना, नहीं तो फिर 0 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा, ऑफ नेचुरल नंबर्स। अच्छा, 4 के बाद कौन आएगा? 9 आएगा, 16, 25, 36, इसके अलावा कोई आएगा? ठीक है, तो ये अब यहां पर हमने क्या लिखे? एलिमेंट्स लिख दिए, कॉमा से सेपरेट कर दिया और करली ब्रैकेट बना दिए, तो ये क्या बन गया? सेट तो बन ही गया। और सेट को लिखने का कौन सा तरीका बना? रोस्टर नहीं, रोस्टर, रोस्टर वो अलग चीज है। मुर्गा नहीं बात, रोस्टर या लिस्टिंग मेथड। बी लिखो, ऑल द इवन नंबर्स। इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? चालू कहां से होते हैं? 2 से। नहीं, हाँ, लेकिन जहां यहाँ तो हम अपने आप डिफाइन करें ना, तो वैसे 0 नहीं होता। जब काउंटिंग में छोड़ पड़ा बता दूंगा जहां पर 0 को इंक्लूड करते हैं। अच्छा, सारे तो लिख नहीं पाएंगे, कहां तक जाना पड़ेगा? इनफिनिटी तक। तो ये दो एग्जांपल हैं सेट बिल्डर, सॉरी, रोस्टर मेथड या लिस्टिंग मेथड के। इनको 2-3 और लिखवा रखे हैं क्या? इसके बाद दूसरा मेथड लिखो। ये नोट हो गया था ना वैसे सबको? set builder method, in this method we
write the set by the rule. Yes. In this method, we define a set by the rule followed by its elements. तो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या कहा था कि सेट में जो भी नंबर आएगा वो किसी रूल को फॉलो कर रहा होगा, वेल डिफाइंड होगा। वेल डिफाइंड होने का मतलब कोई रूल होगा कि इस रूल को फॉलो करना है। तो कभी कभी हम मेथड सेट को लिखने के लिए वो रूल लिख देते हैं। जैसे यहां पर तो हमने क्या करे, सारे के सारे वो लिख दिए जो नंबर सारे, लेकिन इस मेथड में हम क्या करेंगे, वो रूल लिखेंगे जिस रूल को नंबर्स फॉलो करते हैं। जैसे ए सेट की बात करें, ए सेट में रूल क्या है कि हमें परफेक्ट स्क्वायर नंबर चाहिए जो 50 से छोटे हैं। पहले समझ लो फिर नोट कर लो। तो लिखने का तरीका, पहले इसको ऐसे लिखोगे, कर्ली ब्रैकेट, हमें एक्स वाले नंबर चाहिए। अब एक्स जो कंडीशन फॉलो कर रहे हैं वो आगे लिखोगे, तो यहां पर क्या लगाते हैं, कोलन। मुझे ऐसा एक्स चाहिए जो ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई करे। अब इसको मैथमेटिकली फॉर्म में लिखना है, तो मुझे एक्स क्या चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। लिख ले कहीं छूट ना जाए। हमें वो नंबर चाहिए जो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। परफेक्ट स्क्वायर को लिखने का तरीका होता है एन का स्क्वायर, ठीक है, एक्स इक्वल टू एन का स्क्वायर। तो नंबर का स्क्वायर करेंगे तो एक्स अपने आप क्या आएगा, परफेक्ट स्क्वायर आएगा, ठीक है। एन कैसा नंबर होना चाहिए, नेचुरल नंबर। लेकिन काफी है इतना लिखना, क्योंकि मुझे एक्स क्या चाहिए, 50 से छोटा भी चाहिए। तो मैं क्या बोलूंगा, एक्स इज लेस देन इक्वल टू 50। लेस देन 50 था ना सिर्फ, तो लेस देन 50। तो मैंने एक्स जो जो रूल फॉलो कर रहा था मैंने वो सारे रूल लिख दिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, सेट तैयार हो गया अपना। यहां पर हमने रूल लिखा है, इस वजह से इसको बोलते हैं सेट बिल्डर मेथड। वहां पर हमने क्या लिखे थे, नंबर लिखे थे, इस वजह से उसे बोलते हैं रोस्टर या लिस्टिंग मेथड। फर्क समझ में आ रहा है, वहां पर नंबर्स लिखेंगे, यहां पर रूल लिखेंगे। अब जैसे बी वाले को लिखना हो, बी वाले में मुझे क्या चाहिए, मुझे एक्स चाहिए। अब या तो तुम कोलन लगाओगे या फिर ये बार लगाते हो, तुम्हारी इच्छा, दोनों सही है। तो मैंने दोनों एग्जांपल लिख दिए। मुझे क्या चाहिए, इवन नंबर चाहिए। इवन नंबर्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है मैथमेटिकली। अच्छा ये मत करना कि रूल लिखना है तो तुम लिख दो एक्स इज एन इवन नंबर। कभी कभी मजबूरी में लिखना पड़ता है, लेकिन वो चीज बहुत कम यूज करते हैं। हाँ, इवन नंबर को रिप्रेजेंट करने का तरीका 2n, एक्स इक्वल टू 2n, काफी है इतना? नहीं है। क्यों नहीं है? अब मान लो तुमने n को 1/2 ले लिया, तो 1/2 इंटू 2 कितना आएगा, 1 आएगा। 1 होता है इवन नंबर। तो मुझे n के ऊपर कंडीशन लगानी पड़ेगी कि n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। अच्छा अब काफी है। हम्म, बता बता, तू बोला था। हाँ बोल, क्या बोल, एक तो ढंग से बोल यार, ये नहीं होना चाहिए 4 बार मैं पूछ रहा हूँ फिर तू जवाब दे रहा है। बोल ले, क्या क्या शर्मा रहा है। हाँ, वो तो भाई है ही ना वो। तो ये चीज बोलने में तुझ दिक्कत क्या आ रही थी तुझे। ये नहीं यार, 3 बार पूछ रहा हूँ फिर तू बोल रहा है, मतलब रिलेशनशिप में थोड़ा ना हम दोनों कि मैं, तू नखरे दिखाएगा मैं 4 बार पूछूंगा। तो भाई वो कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी नंबर इंफिनिटी से तो अपने आप छोटा है ना। तो वो कंडीशन लगाने की मुझे जरूरत नहीं, वो अपने आप हो गया। ठीक है, लिख ले, वैसे कोई नुकसान नहीं है उस चीज को लिखने का, लेकिन जरूरत नहीं है उसकी। तो ये हमारा सेट तैयार हो गया। तो सारी कंडीशन फुलफिल होगी, ये हमारे पास सेट बिल्डर मेथड। या तो कोलन यूज करोगे या बार यूज करोगे, वो तुम्हारी इच्छा है। नॉर्मली बार यूज करते हैं, बाकी कोलन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत? चलो मैं एक सेट लिख रहा हूं, तुम्हें उसको रोस्टर और लिस्टिंग दोनों मेथड में लिखना है। एक्सप्रेस द सेट containing the numbers which when divided by 9
leaves remainder 4. Express the set containing the numbers which when divided by 9 leaves remainder 4 and are less than or equal to 100. In the roster form, yeah, by the roster method and the set builder method. तो दोनों मेथड के अपने अपने फायदे हैं। उस मेथड का क्या फायदा है कि अगर मैंने एलिमेंट्स लिख दिए तो मुझे पता चल गया कि क्या क्या आना चाहिए, लेकिन उस मेथड को लिखने के लिए कभी कभी मुझे इनफाइनाइट नंबर्स भी लिखने पड़ सकते हैं। वैसे तो डॉट डॉट लगा लेते हैं, लेकिन उतना पता नहीं चलता कि इसमें फिर हमें पैटर्न देखकर फिर अगला नंबर बताना पड़ेगा। ठीक है, उसका फायदा ये होगा कि डायरेक्ट नंबर दिख गए, लेकिन अगला नंबर बताने के लिए मुझे पैटर्न ऑब्जर्व करना पड़ेगा। अगर कोई नया बंदा आ रहा है तो उसको पैटर्न नहीं दिखेगा, साथ के साथ उसको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। वो तो चलो बहुत सिंपल पैटर्न है। इसका फायदा क्या है कि हमें डायरेक्ट पैटर्न पता चल जाएगा कि तो कमरे में अगर कोई नया आदमी भी आ रहा है जिसको इस सेट के बारे में नहीं पता, वो इस रूल को देखकर अगला एलिमेंट बता देगा, उसे खुद सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोनों के अपने अपने फायदे हैं। करो, राइट वाला नोट कर लिया? करो, पहले वाला होगा। क्या करोगे? हमें ऐसा सेट चाहिए जिसमें वो नंबर आने चाहिए जिसको 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 आए। ठीक है, ऑब्वियसली 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर 4 आए तो नेचुरल नंबर ही होगा ना, फ्रैक्शन में तो ले नहीं पाओगे। पहला नंबर कौन सा होता है ऐसा? शाबाश, 4 होता है ना। 4 को 9 से डिवाइड करोगे कितना रिमाइंडर आएगा? 4 आएगा। समझाऊं क्या ये बात? अगर 4 को 9 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर 4 आता है। दिक्कत है किसी को? तो पहला नंबर क्या आएगा? 4 आएगा। नहीं समझ में आया तो पूछ लेना। दूसरा नंबर क्या होगा? 13। 13 प्लस 9 22। चलता जाएगा। हाँ बस वो होता है, डॉट डॉट लगा, डॉट डॉट अलाउड होता है, ऐसा नहीं कि डॉट लगाने नहीं है, सारे नंबर लिखने जरूरी नहीं होते, लेकिन डॉट 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 लगाकर बंद नहीं कर सकते, क्योंकि डॉट डॉट लगाने का मतलब तो क्या, इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, तो मुझे आखिरी नंबर लिखना पड़ेगा। तो मुझे नंबर चाहिए 100 या 100 से छोटे, लेस देन और इक्वल टू 100। तो 100 से पहले कौन सा नंबर आता है जो ये प्रॉपर्टी फॉलो करे? 94 आता है। सही बात है। तो ये जो मैंने मेथड लिख दिया, ये कौन सा मेथड हुआ? रोस्टर, या जिसको हम लिस्टिंग मेथड बोलते हैं। अगर सेट बिल्डर लिखना हो तो मुझे एक्स चाहिए, वो एक्स क्या प्रॉपर्टी फॉलो करे कि 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4 आना चाहिए। कैसे लिखेंगे इसको? 9x, कोई बच्चा 9x बोला था, 9x मत लिखना क्योंकि x पहले आ चुका है। क्या भाई, क्यों बोला था? हाँ क्यों लिख लो, या 9 लैम्डा प्लस 4, जो तुम्हारा मन करे, क्योंकि 9 लैम्डा प्लस 4 वो नंबर होगा जिसको 9 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 4। 9 डिविडेड, सॉरी डिवाइजर है, लैम्डा क्वोशिएंट है, प्लस रिमाइंडर 4। समझ में आ रही है बात? काफी है इतना लिखना, और क्या करना पड़ेगा? लैम्डा बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ये जरूरी है, काफी है इतना। लेकिन अगर मैंने नेचुरल नंबर ले लिया तो लैम्डा की शुरुआत 1 से होगी, तो 13 पहला नंबर होगा। 4 कब आएगा? 4 तब आएगा जब लैम्डा को 0 लेंगे, तो नेचुरल नंबर की बजाय मुझे यहाँ पर क्या लेना पड़ेगा? होल नंबर। काफी है इतना, फिर तो लैम्डा कुछ भी आता रहेगा। तो अब मुझे ये भी लगाना है कि x की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 100 होनी चाहिए। अब जाकर मेरा पूरा सेट तैयार होगा। तो कोई भी टर्म मिसिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब सारी कंडीशन भी लगानी पड़ेंगी। तो कोई एक आध कंडीशन तुमने ऊपर नीचे करी तो फर्क पड़ गया ना, क्योंकि 100 काउंट नहीं हो रहा। तू लेस देन ये लिख ले 99, 98 डिग्री को फर्क आ गया समझ? अब ये सॉरी, ये मैंने 6 सेट लिख रखे हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखे हुए हैं, तुम्हें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है इनको। क्या 4 कैसे है? ये वाला +4, 4 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 4 डिवाइड नहीं होता 9 से, तो 4 को क्या लिखेंगे? 9 इंटू 0 प्लस 4, तो डिवाइजर 9 हुआ, क्वोशिएंट 0 हुआ और रिमाइंडर 4 आ गया। अगर 3 को बोलूं 7 से डिवाइड करने तो कितना रिमाइंडर आएगा? 3 को डिवाइड करने 7 से 3 आएगा ना। अगर नंबर छोटा हो डिवाइजर से तो वही रिमाइंडर होता है।
11वीं में आने वाले हो तुम लोग। इतना तो यार एक्सपेक्ट करता हूँ, मैथ्स ले रहे हो तुम लोग, इतना तो बताओ। चलो ये बताओ क्यों लिखे। अब मान ले मैं ना लिखूं, तो मान ले मैंने लेमडा की वैल्यू रख दी 1/9। अगर नेचुरल नंबर नहीं है तो मतलब कुछ भी हो सकता है। या लेमडा की वैल्यू मैंने रख दी 0.1, रख सकते हैं फिर तो। अगर मान ले मैं ये कंडीशन छुपा दूं होल नंबर वाली, तो मेरा सवाल क्या है कि नेचुरल नंबर क्यों नहीं लिखा है, क्यों लिखा है, क्यों नहीं लिखा। अच्छा ये सवाल पूछ रहे हैं। क्योंकि अगर तू नेचुरल नंबर लिखेगा तो लेमडा को 0 नहीं ले पाएगा, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं होता। अगर लेमडा को 0 नहीं ले पाएगा तो 9 इंटू 0 प्लस 4 4 नहीं मिल पाएगा, तो 4 तो चाहिए अपने को, तो वो एक नंबर गायब हो जाएगा ना। तो वो एक नंबर गायब हो गया मतलब पूरा ही गलत हो गया। एक चीज का ध्यान रखना, थोड़ी सी भी गलती है तो पूरा गलत है। ऑब्जेक्टिव पेपर है, या तो ऑप्शन मैच करेगा या नहीं करेगा। इसमें वो वाली गुंजाइश नहीं है कि अच्छा थोड़ा सा रह गया और मतलब 10 स्टेप का है तो 9 स्टेप तो सही है, कोई किसी को नहीं फर्क पड़ता, चाहे एक स्टेप गलत है चाहे 10 स्टेप गलत है। ये लेफ्ट वाला हो गया ना नोट वैसे सबका। तो जल्दी करो वो सवाल जो लिखे करें डिस्कस। पहले में मुझे चाहिए कि ऐसा एक्स चाहिए जिसका स्क्वायर 121 के बराबर आए। कौन सा नंबर होता है जिसका स्क्वायर 121 आता है? प्लस माइनस 11 या फिर -11। सही बात है, ये आ गया आपके पास। इसका आंसर क्या आएगा? 2,3। मुझे ऐसा एक्स चाहिए जिस पर ये क्वाड्रेटिक 0 हो रही हो, मतलब बेसिकली इसके रूट चाहिए। इस क्वाड्रेटिक के रूट्स निकालोगे तो वो आएंगे 2 और 3। यहां पर मुझे क्या चाहिए? मुझे ऐसे z नोट चाहिए। z नोट का मतलब ऑल इंटीजर्स एक्सेप्ट 0। तो मुझे ऐसे इंटीजर चाहिए जिनका स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 36 हो। कौन कौन से इंटीजर आएंगे? 0 तो आ नहीं पाएगा, 0 नहीं आ पाएगा ना, z नोट चाहिए। तो कौन कौन आएंगे? +-1, +-2, +-3, +-4, +-5। 6 का स्क्वायर 36, वो 36 के बराबर है, तो चाहिए कितने नंबर आए, कितने एलिमेंट्स आए? 12। ऊपर वालों में 2 2 है। नेक्स्ट वाले का क्या आंसर आएगा? मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0। ट्राई कर लिया, पहुंचे नहीं अभी तक? जल्दी करो फिर, ये तो घटिया सवाल है। कोई बात नहीं, डिस्कस करते हैं, जल्दी पूरे करो। हमें आया आंसर, क्या आंसर आएगा जी? अब फोर्थ वाले में मुझे ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर या तो 0 हो, तो 0 का स्क्वायर 0 होता है, या फिर जिसका स्क्वायर 0 से छोटा हो। 0 से छोटा यानी नेगेटिव नंबर। ऐसा कोई नंबर है जिसका स्क्वायर 0 से छोटा हो तो सिर्फ 0 इकलौता ऐसा एलिमेंट होगा। अच्छा, x स्क्वायर इक्वल टू 4, x बिलोंग्स टू n, क्या आंसर आएगा? +-2 नहीं, सिर्फ 2। यही फर्क दिखाने के लिए बताया है। यहाँ पर x के ऊपर कोई कंडीशन नहीं थी, बस स्क्वायर 121 होना चाहिए। यहाँ पर x नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, तो -2 होता है नेचुरल नंबर, तो वो नहीं आएगा। तो सारी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। इसका आंसर क्या आएगा? -2। कारण अब 2 कंडीशन है ना। अब तुमने इसको सोल्व करा तो x की वैल्यू आई 2 और -2, लेकिन साथ के साथ ये कंडीशन भी फुलफिल होनी चाहिए। अब तुम x को 2 रखोगे तो 2 इंटू 2 4, 4 + 3 7, सेटिस्फाई हो रहे, तो 2 किसी काम का नहीं है, तो आंसर कौन आएगा? -2 भी डालकर देखेंगे तब पता चलेगा। तो -2 सेटिस्फाई कर रहे हैं ना दोनों को, तो दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई होनी चाहिए। उसके लिए फिर ये, तभी मैंने वो एग्जांपल नहीं दिया। फाइल लिखते हैं फिर उसको, नल सेट। तो समझ लो एक बार, फिर नोट कर लेना सारे इकट्ठा। टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ रहे हैं, अलग अलग टाइप के सेट्स हैं। जैसे पहला आता है नल सेट, या जिसको एम्प्टी सेट बोलते हैं या वॉइड सेट बोलते हैं। इसका सिंबल होता है 5। चीजों को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने सिंबल बना रखे हैं। तो अगर ये सिंबल दिख जाए 5, तो इसका मतलब नल सेट है। नाम से पता चल रहा होगा, ऐसा सेट जिसमें कुछ भी ना हो, जो खाली है, तो उस सेट को एम्प्टी सेट, नल सेट बोलते हैं। लिखने का तरीका, करली ब्रैकेट लगाओगे, अंदर कुछ लिखने को है नहीं तो खाली छोड़ दोगे, तो ये 5 आ गया। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो कि x का स्क्वायर इक्वल टू -1। ऐसा कोई नंबर है जिसका स्क्वायर -1 आता हो, तो इसका मतलब क्या है? खाली है। खाली है तो क्या हुआ? 5। फिर आता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट वो सेट होता है जिसमें एग्जैक्टली एक एलिमेंट हो, ना एक से कम ना एक से ज्यादा। जैसे इसमें कितने एलिमेंट आ रहे हैं? कितने आ रहे हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक ही है ना, तो सिंगलटन सेट हुआ। x स्क्वायर इक्वल टू 9, x होना चाहिए नेगेटिव इंटीजर। कितने नेगेटिव इंटीजर है जिनका स्क्वायर 9 आता है? -3। फिर क्या रहता है?
इतनी तो बड़ी हुई नहीं जितना तुम मरोड़ा दे रहा हो उसको। कितने एक्स निकल कर आएंगे यहाँ से? 1। मतलब एक्स की वैल्यू 2 आएगी, एक एक्स आएगा। तो सब में एक एक एलिमेंट है ना, तो जिस सेट में एक एलिमेंट हो उसको हम बोलते हैं सिंगलटन सेट। ये एन मैंने लिख दिया, बाद में समझ, यहां पर भी लिख दो वैसे। एन ऑफ फाइव इक्वल टू 0। बता देता हूँ, डेफिनेशन बाद में लिखेंगे। एन का मतलब होता है ए सेट में कितने एलिमेंट है। जैसे इस सेट में कितने एलिमेंट है? तो अगर मुझे एनसी लिखना हो तो कितना लिखूंगा मैं? तो एन फाइव 0 होगा, एक भी एलिमेंट नहीं होगा। एन ए कितना होगा? 1। अच्छा, ये यूनिक नहीं होते। सिंगलटन सेट कितने बना सकते हो? इनफाइनाइट। एक सेट बना दिया जिसमें सिर्फ 1 लिख दिया, सिंगलटन सेट है। एक सेट में सिर्फ 7 रख दिया, वो क्या है? सिंगलटन सेट है। सो जा आराम से, कोई दिक्कत नहीं। 5 मिनट में जा रहा हूँ, फिर नींद ले लियो अपनी पूरी करके। शिद्दत कर रहे, नींद आ रही है, मुंह धोया, कोई बात नहीं। कुछ तो हो रहा है, तबीयत खराब हो रही है, ठंड लग रही है, तो नीचे मुंह करके कैसे ठंड रुक जाएगी? तो सिंगलटन सेट कितने टाइप के हो सकते हैं? इनफाइनाइट। लेकिन 5 जो होता है, जो नल सेट होता है, वो यूनिक होता है। कितने नल सेट बनेंगे? यही बनेगा, इसके अलावा क्या बनेगा? उसको लिखने के तरीके बदल सकते हैं। अब जैसे इसको लिखने का ये तरीका हुआ, अब मैं यहां पर लिख देता एक्स के इक्वल टू -4, एक तरीका वो हो गया। एक मैं लिख देता एक्स के इक्वल टू -7, एक तरीका वो हो गया। तो लिखने के तरीके बदल सकते हैं, लेकिन जो सेट आएगा वो क्या आएगा? यूनिक आएगा। समझ रहे हो बात? लेकिन यहां पर क्या होगा? लिखने के तरीके भी बदल सकते हैं, सेट भी बदल सकते हैं, क्योंकि इस सेट में सिर्फ 7 है, इस सेट में सिर्फ -3 है, दोनों सेम है, अलग अलग है। तो सिंगलटन सेट इनफाइनाइट हो सकते हैं, नल सेट यूनिक होगा। कोई दिक्कत? ये कुछ टाइप्स हैं, अभी तो और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, पहले इतना नोट करो। राइट वाला नोट कर लिया, करना है अभी। तीसरा लिखो, फाइनाइट सेट। नाम से शायद पता चल रहा होगा क्या होता है फाइनाइट सेट। किसी को पता चल रहा हो क्या होगा? जिसमें लिमिटेड एलिमेंट्स, अगर एक ऐसा सेट है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिनको गिन सकते हो, 5 एलिमेंट है, 15 एलिमेंट है, 1000 एलिमेंट है, चाहे 1 करोड़ एलिमेंट है, लेकिन गिने जा सकते हैं, तो वो फाइनाइट है। और अगर इनफाइनाइट आगे तो इनफाइनाइट सेट। देखो, अ सेट which contains a finite number of elements is called a finite set. एग्जाम्पल तो क्या ही करोगे? ये जैसे नल सेट है, फाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट है, गिने जा सकते हैं, 0 है तो फाइनाइट है। सिंगलटन फाइनाइट है, एक एलिमेंट आ रहे, अगर 15 एलिमेंट आ रहे हैं फाइनाइट है। नेचुरल नंबर का सेट फाइनाइट है, इनफाइनाइट है, क्योंकि इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं। होल नंबर का, रियल नंबर्स का, रैशनल, इरेशनल, इंटीजर, सारे क्या थे? इनफाइनाइट। Set which contains an infinite number of elements is called an infinite set. ठीक है? अब इसी चीज से, अब ये जो मैं लिखूंगा एक वो नहीं है, क्या नहीं है, टाइप नहीं है, लेकिन डेफिनेशन लिख लो। एक चीज डिफाइन करते हैं, कार्डिनल नंबर, जिसको रिप्रेजेंट करते हैं एनए से। एनए का मतलब अभी क्या बताया था? एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट। ऑब्वियसली फाइनाइट सेट होगा तभी तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिन पाएंगे, अगर इनफाइनाइट है तो मतलब ही नहीं है। तो ये जो चीज डिफाइंड है वो सिर्फ फाइनाइट सेट के लिए डिफाइंड है।
द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ फाइनाइट सेट इज कॉल्ड इट्स कार्डिनल नंबर and is represented by NA. ठीक है, इसके बाद देखो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इक्वल सेट्स। Two sets A and B are called equal if each element of set A belongs to set B and each element of set B belongs to set A। मान लो दो सेट हैं तुम्हारे पास A और B, A का हर एलिमेंट B में है और B का हर एलिमेंट A में है, तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो जाए तो दोनों सेट्स बराबर है। ठीक है, हो गया भाई नोट? सिंगलटन वाला हो गया। एक मिनट रुको, पहले समझ लो, थोड़ा सा देख लो, वैसे तो बहुत सिंपल चीज है, मैं लिख दूंगा, एक बार बाद में नोट करते रहना। फिर ये मत हिला देना, पकड़ा दे कम से। जैसे मान लो मैं तुम्हें बोल दूं ए सेट है 1 2 3, बी सेट है 2 1 3, तो मेरा सवाल ये है कि ए और बी बराबर होंगे या नहीं होंगे? ए का हर एलिमेंट 1 आ रहा है, 2 आ रहे, 3 आ रहे, लेकिन सिर्फ इतना काफी नहीं है। बी का हर एलिमेंट ए में आ रहे, 1 आ रहे, 2 आ रहे, 3 आ रहे, तो दोनों एलिमेंट बराबर मैच कर रहे हैं, तो दोनों सेट के बराबर है। अच्छा मान लो मैं सी लिख दूं, अब ए और सी बराबर है? बिल्कुल है, क्योंकि सेट में अगर कोई एलिमेंट रिपीट हो रहा है तो मुझे कोई मतलब नहीं उससे। 1 को यहाँ पर 3 बार लिखा हुआ है, लेकिन काउंट कितनी बार करेंगे? एक बार। 2 को 5 बार लिखा हुआ है, लेकिन काउंट कितनी बार करेंगे? एक बार। और 3 भी कितनी बार काउंट होगा? एक बार। इसका हर एलिमेंट इसमें आ रहा है, इसका हर एलिमेंट इसमें आ रहा है, क्योंकि याद करो डेफिनेशन में हमने क्या बोला था? वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। तो यहां पर तुम इस बात पे पहुंचोगे निष्कर्ष पर कि ए सेट, बी सेट और सी सेट तीनों सेट बराबर है। ठीक है, और अगर कोई तुमसे पूछ ले कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सी, कितने बोलोगे? 3। गलती से ये मत करना चालू कर देना कि सबको गिनना चालू कर दिया कि 10-12 नंबर बोल दिए, डिस्टिंक्ट ही काउंट होते हैं बस। समझ में आया? और इक्वल सेट से ही थोड़ा सा रिलेटेड या नहीं भी, इक्विवेलेंट सेट्स। Two sets A and B are called equivalent sets if Na equal to Nb। मतलब अगर दो सेट्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर हैं, बस सेम है या नहीं मुझे फर्क नहीं पड़ता, अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स बस बराबर है इसका मतलब वो इक्विवेलेंट सेट्स है। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल ले लो, सपोज करो मैंने ए को ले लिया 1 3 और 4, बी को मैंने ले लिया 2 7 9, कोई एलिमेंट कॉमन है इनमें? है या नहीं है मुझे फर्क नहीं पड़ता इक्विवेलेंट के चक्कर में, लेकिन इसमें कितने एलिमेंट है? 3। इसमें कितने एलिमेंट है? 3। नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर है, इसका मतलब इक्विवेलेंट सेट्स है। समझ में आया क्या किया? तो आज के लिए इतना ही टाइप्स ऑफ सेट्स में, इसी चीज को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जो नेक्स्ट वीक होगी तुम्हारी सैटरडे संडे जब भी। भाई नोट्स पढ़कर आना, दोबारा बोल रहा हूँ, अब तक तो फिजिक्स का चल रहा था और बेसिक मैथ्स चल रहा था तो मैंने कुछ नहीं बोला भाई, अब वो गलती मत करना, सबको बोल रहा हूँ, ठीक है? अगर आ रहे हो क्लास में तो सब कुछ याद होना चाहिए। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन वाले क्वेश्चन करने की इच्छा हो, थोड़ी बहुत प्रैक्टिस कर लेना,
अगर उसमें डाउट्स आए तो किसी दिन वीकडे में जिस दिन तुम्हारी क्लास नहीं होती आकर डाउट पूछ सकते हो। बाकी टीचर्स भी अवेलेबल रहते हैं, मन्नू मैम, हरिंदा मैम वगैरह, उनका भी कभी-कभी टाइम फ्री होता है, या व्हाट्सएप पर टाइम पूछकर आ सकते हो, डाउट्स पूछने हो तो। सीधा मत आना। सीधा होगे तो हो सकता है मैं क्लास में हूँ तो डाउट ऑब्वियसली नहीं बता पाऊँगा।